द्वारका एक्सप्रेसवे एक माइक्रो सिटी बन के सामने आई है, तो किस तरह से यहाँ पोटेंशियल है और बेसिकली मैं आज आपको ये बताऊंगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे कैसे कंसीव किया, कैसे वो बनकर तैयार हुआ, उसकी पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा और किस तरह से डेवलपर्स यहाँ पर आए और द्वारका एक्सप्रेसवे एक स्टोरी के तौर पे लगा के सामने आ रहा है और एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे वो सामने आया, वो आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। जब आप पीछे डाटास को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर एक्सप्रेसवे आज जो दिख रहा है वो कैसे उस स्टेज पर पहुंचा है। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है और अगर आपके पास द्वारका एक्सप्रेसवे में कोई भी प्रॉपर्टी है तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो भी आपके लिए समझना ज़रूरी है कि आखिर ये कैसे एक्सप्रेसवे एक माइक्रो सिटी के तौर के ऊपर सामने आया और एनसीआर की पसंद बन गया और स्पेशली इंडिया के जो हॉट स्पॉट्स हैं, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस हैं, उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम काफ़ी ऊपर आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको इसके बारे में एग्जैक्ट सारी चीज़ें जो अनटोल्ड स्टोरीज हैं, जो बहुत लोगों को नहीं पता, आज मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे जैसा मैंने बताया एक माइक्रो सिटी और वाइब्रेंट माइक्रो सिटी के तौर पे सामने आया। प्रॉपर्टी रेट्स यहाँ पिछले कुछ दिनों में अच्छे खासे बढ़े और स्पेशली लग्जरी हाउसिंग की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे अब एक हॉट डेस्टिनेशन लग्जरी हाउसिंग के लिए बनता हुआ सामने आया है और ये 29 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे है जो कि द्वारका दिल्ली मतलब NH48 जो शिव मूर्ति के पास से शुरू होकर और ये वापस NH48 खेड़की दौला के पास में जहाँ पर जो क्लोवर लीफ बना है वहाँ आके वो कनेक्ट हो जाता है। तो ये 29 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेसवे जिसका अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया। करीब 9,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, 4 भाग में डिवाइडेड था। पैकेज 1, 2, 3 और 4। पैकेज 5 अभी होल्ड पे चला गया है, लेकिन अगर 5 भी बन जाता है तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंडरग्राउंड एयरपोर्ट के नीचे कनेक्टिविटी सीधा वहाँ के लिए निकलेगी, जो कि फ्यूचर में इसे बनाया जाएगा। अभी वो होल्ड पे, इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ें बननी नहीं है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे में और स्कोप है कनेक्टिविटी का, तो अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। तो चलिए और समझते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो रियल एस्टेट बूम का है उसको समझने की कोशिश करते हैं। करीब दिल्ली का ऑलमोस्ट 90% काम हो चुका है और गुरुग्राम का रेडी हो चुका है प्रोजेक्ट। तो लॉन्च भी कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने फीता भी काट दिया। प्रोजेक्ट तो बन गया था, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डेट नहीं मिल रहा था लॉन्चिंग के लिए, इसका इनॉग्रेशन करने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा था। मैंने वीडियोस में आपको बताया भी था कि अब ये लॉन्चिंग की स्टेज के ऊपर आ गया है। वैसे बहुत सारे अखबारों ने यही लिखा था कि ये सिर्फ गुरुग्राम का सेक्शन ओपन हो रहा है और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली का सेक्शन भी ओपन हो रहा है और वही सामने हुआ। जिस दिन इनॉग्रेशन होना था उस दिन भी मुझे कुछ कमेंट्स आए और ये कहा कि आपने कहा था दिल्ली कनेक्टिविटी भी खुल रही है और दिल्ली कनेक्टिविटी नहीं खुल रही है। तो प्लीज़ आप जो कॉन्फिडेंट होकर ये बोलते हैं ऐसी अफवाहें आप ना फैलाया करें। मतलब एक हिदायत भी दी गई मुझे कमेंट में, लेकिन मुझे अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि वो मेरे अपने ऐसे व्यूअर्स हैं जो मुझे अगर मैं गलत करता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे टोकते हैं। लेकिन संजोग की बात नहीं है, ये फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन की बात है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपके पास वो इन्फॉर्मेशन दें जो हमें पता है और हम ये कॉन्फिडेंट थे कि दिल्ली सेक्शन भी खुलने जा रहा है। हमारे पास वो प्रॉपर रिसोर्सेज थे जहाँ से हम कंफर्मेशन लेके बैठे थे कि अब ये दिल्ली साइड भी खुल रहा है और दिल्ली की कनेक्टिविटी अब खोल दी गई है। आप सब
इसका फ़ायदा अब उठा रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके शॉर्ट वीडियोस बना के भेजे कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं और ये कनेक्टिविटी खुल गई है और हम इसे बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मतलब स्पेशली द्वारका एक्सप्रेसवे के लोगों को तो वाकई में बहुत अच्छा लगा कि ये एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी अब खुल गई। अब दिल्ली जाने के लिए नजफगढ़ ड्रेन वाले रोड को या बजगेड़ा क्रॉस करके नजफगढ़ ड्रेन होकर या फिर पालम विहार मतलब कृष्णा चौक होकर पालम विहार होकर निकलने वाली जो कंजेशन है, ट्रैफिक मूवमेंट है, जो जिसके कारण अक्सर जाम लग जाता था, उससे निजात मिल गया है। 34 लेन का यहाँ टोल प्लाज़ा जो इसके ऊपर बना है अब तक का बहुत बड़ा ये टोल प्लाज़ा है। तो कनेक्टिविटी इस टाइम खुल गई और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये प्राइजेज़ हैं इस बेल्ट के ऊपर जो करीब करीब 2017 तक के प्राइजेज़ को आज के प्राइजेस से कंपेयर करें तो उसमें भी एक अच्छा खासा यहाँ पर एप्रिसिएशन देखने को मिला। तो यहाँ कनेक्टिविटी नहीं खुली, यहाँ लोगों ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उस पर भी कनेक्टिविटी खुलने का इम्पैक्ट ये पड़ा कि अच्छा खासा एप्रिसिएशन अब देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने रेजिडेंशियल खरीदा या कमर्शियल खरीदा, दोनों को रियल एस्टेट बूम का फ़ायदा तो मिल ही मिल रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी एक अच्छी एनहांसमेंट का फ़ायदा भी, चूँकि ये बड़ा हॉटस्पॉट है तो यहाँ पर अच्छा रिटर्न भी मिला और एरिया को कंपेयर करें तो। अब बात करते हैं रोड जो कंप्लीट हुआ, कैसे कैसे वो चैलेंजेस आए। अब मैं आपको वो बताऊंगा क्योंकि आज जो लोग एक्सप्रेसवे रेडी देख रहे हैं उनके लिए कैसे कैसे ये चैलेंजेस क्रॉस करके ये रोड बनी है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। 2007 में मास्टर प्लान आया। मास्टर प्लान के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे मेंशन की गई। ये एक स्टेट गवर्नमेंट की रोड थी। यहाँ NHAI नो की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका कोई लेना देना नहीं, ना ही किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ लेना देना था। तो जो मास्टर प्लान के अंदर रोड मेंशन की गई, जिसे पहले द हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता था और अब उसका नाम बदल के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रख दिया गया। मतलब ये 18 किलोमीटर का स्ट्रेच था जो कि नजफगढ़ रोड से स्टार्ट होके और खेड़ की दौलत तक ये जाता था। इसको बनाने का एम ये था एक अल्टरनेट रूट देना, NH8 जिसको हम NH48 कहते हैं, उसके ट्रैफिक कंजेशन को देखते हुए एक अल्टरनेट रूट देना। ये इसको बनाने की मेन वजह है, मतलब मोटिव उसके पीछे ये था कि नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बनाया जाए जिसको बाद में द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया। तो नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड यही 18 किलोमीटर का स्ट्रेच था जिसे बनाना था और ये करीब 2014 तक 16.6 किलोमीटर तक बन के तैयार हुआ, लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट रुक गया। इसमें खेड़ की दौला, टोल और पचखेड़ा के आसपास के कुछ एरियाज थे जहां पर लैंड एक्विजिशन प्रॉपर नहीं हो पाई। इस कारण से एक्सप्रेसवे बनता जो दिख रहा था वो भी आके रुक गया, जो लोगों को काफ़ी निराशा हुई। जैसा मैंने और भी वीडियोस में बताया आपको कि उस कारण से प्रॉपर्टी मार्केट इस बेल्ट की काफ़ी रुक गई। एप्रिसिएशन तो करीब करीब नदारद हो गया। जो एक फ्लो बना था 2011, 12, 13 में लोगों का अट्रैक्शन बना था, वो कहीं हद तक धीरे धीरे कम होता शुरू हो गया और वो दो मेल होता हुआ चला गया। फिर एक नया चेंज आया जब हरियाणा गवर्नमेंट ने इस रोड को अर्जेंसी के तौर पे देखा, मतलब सिचुएशन को एक अर्जेंसी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया। तब यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी के पास गए और 2016 में एक डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद ये प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2017 में एग्जीक्यूशन के लिए दिया गया। NHAI ने डिसाइड किया कि द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसका नाम बाद में द्वारका एक्सप्रेसवे पड़ा, NPR रोड को एक्सटेंड किया जाएगा। उसे शिव मूर्ति जो कि महिपालपुर के पास है वहाँ तक इसे कनेक्ट किया जाएगा। तो कनेक्टिविटी को एनहांस करने का फैसला NHAI ने लिया। और फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर जो चैलेंजेस थे, जैसे कि लैंड एक्विजिशन, क्योंकि लैंड यहाँ HSVP को देनी थी, तो लैंड एक्विजिशन पे यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, उस टाइम यहाँ हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर यशपाल यादव जी हुआ करते थे। तो लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ को कोशिश करके जो बेस्ट वे आउट निकल सकता था वो यहाँ पर लोगों को किया गया। मतलब उनको
अगर उजाड़ा जा रहा था तो रीलोकेट भी किया गया, दूसरी जगह प्लॉट देने के ऑप्शंस भी हुए, क्योंकि जीपीए टाइप की प्रॉपर्टी में इस टाइप के एग्जाम्पल्स नहीं थे जहां रीलोकेट किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी रजिस्ट्री के साथ साथ जीपीए होल्डर्स को भी रीलोकेट किया गया। तो एक्विजिशन के इश्यूज यहाँ पे एचएसपीपी ने रिजॉल्व किए, और साथ में यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो ट्री ट्रांसप्लांटेशन वाले इश्यूज थे उसको एनएचएआई ने अपने लेवल पर, मतलब चूंकि दिल्ली का पार्ट था तो वहाँ पे ट्री ट्रांसप्लांटेशन जैसे इश्यूज को भी दिल्ली गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके सॉल्व किया गया। कैसे कैसे सॉल्व हुआ ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शायद वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। मतलब ये एक बहुत क्रूशियल स्टेज था जब ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई। क्या हुई, कैसे हुई, इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि शायद मेरा बताना कहीं ये भी इम्प्रेशन दे कि सब कुछ हमने कराया है। मैं इस चीज़ को नहीं बोलना चाहूँगा। यहाँ गवर्नमेंट ने भी अच्छा रोल प्ले किया, और सबसे बड़ी बात है जो प्रोजेक्ट बना इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कई बार कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, तो उसके लिए भी हमने भरसक प्रयास किए और इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशिश जारी रखी, और धीरे धीरे हर्डल्स, एक्विजिशन रिलेटेड हर्डल्स जो है वो रिमूव होते चले गए। तो चलिए अब समझते हैं कि यहाँ डेवलपर्स की स्टोरी क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर ये रोड कैसे बना, आज आप बना हुआ देख रहे हैं, इसके पीछे की स्टोरी कब शुरू हुई और कैसे हुआ। बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद ये बन के सामने आज आ गया। आज आप इस पे फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। टोल अभी लगा नहीं है क्योंकि दिल्ली का कुछ पार्ट बचा हुआ है, कुछ अंडरपास बचे हुए हैं, कुछ एलिवेटेड रोड पे फिनिशिंग का काम बचा हुआ है। तो वो जब तक पूरा नहीं होगा 3, 4, 5, 6 महीने का समय और लगेगा। उसके बाद वो पूरा एक्सप्रेसवे रेडी होगा, उसके बाद ही यहाँ टोल लगना शुरू होगा। तो टोल अभी नहीं लग रहा है, अभी आप बेफिक्र रहें। अब बात करते हैं इस एरिया का रियल एस्टेट यहाँ कैसे मूव किया, क्योंकि नया आज माइक्रो सिटी द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो सिटी के तौर पे सामने आया है, तो इसकी स्टोरी भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया 2007 के अंदर मास्टर प्लान आया, लेकिन यहाँ बहुत सारे डेवलपर ऐसे थे जो यहाँ 2003 से इस एरिया के अंदर बाइंग कर रहे थे, और मास्टर प्लान आने से पहले भी काफ़ी सारी बाइंग ऑलरेडी हो चुकी थी। क्यों, कैसे, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद समझते हैं। अगर समझते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या समझते हैं। लेकिन बाइंग बहुत पहले से हो रही थी, और 2007 के अंदर मास्टर प्लान आया तो शुरू के दिनों में जो बड़े डेवलपर्स जिनके यहाँ लैंड पार्सल्स थे उसमें डीएलएफ, रामप्रस्था, वाटिका, ऑरिस, चिंटल्स, बीपीटीपी, पुरी कंस्ट्रक्शन, G99 जो कि क्यूवीसी और उपल्स का जॉइंट वेंचर है। फिर ऐसे और भी कई डेवलपर्स थे जिनके छोटे छोटे लैंड पार्सल थे। ये पार्सल्स मैंने बताया जो बड़े लैंड पार्सल्स थे, तो इन डेवलपर के लैंड पार्सल थे, और धीरे धीरे यहाँ पर फिर कई नए डेवलपर्स इस बेल्ट के ऊपर आए। तो 2008 से 10 के बीच में मास्टर प्लान आने के बाद बहुत सारे डेवलपर्स ने यहाँ बाइंग करी। कुछ की लैंड पहले से थी, कुछ ने बाद में बाइंग करी। तो एवरेज यहाँ पर एकड़ की बात करूँ तो मास्टर प्लान आने से पहले 1.5 से 2 करोड़ रुपए पर एकड़ का प्राइस था, और मास्टर प्लान आने के बाद ये 6 करोड़, मतलब 5 से 6 करोड़ रुपए पर एकड़ का प्राइस हो गया, और ये 8 करोड़ रुपए पर एकड़ पे आके करीब करीब 2018 तक रुका रहा। बहुत ज़्यादा लैंड के प्राइसेस भी नहीं बढ़े, लेकिन जैसे जैसे कोविड आया और वैसे वैसे द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर डेवलपमेंट भी दिखी, और यही प्राइस आज यहाँ करीब करीब 25 करोड़ रुपए एकड़ के आसपास पहुँच गए। तो लैंड के प्राइसेस भी काफ़ी बढ़े। 2013 के अंदर यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आई, तो 2015 के आसपास यहाँ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए। क्योंकि 2010 से लेकर 13 के बीच में यह रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट तो काफ़ी अच्छे बिके, अच्छा एप्रिसिएशन भी आया, प्रॉपर्टी में जिसने लगाया उसने अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया। लेकिन 2013 में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आई। उस टाइम पे भिवाड़ी की मार्केट ट्रेंड कर रही थी, क्योंकि कम टिकट साइज में वहीं एक ऑप्शन मिला करता था। लेकिन जैसे ही पॉलिसी आई 2014 एंड और 15 के आसपास यहाँ
रेजिडेंशियल अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए। तो ये प्रोजेक्ट 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था। इस कारण से लोग जो भिवाड़ी में कम बजट के कारण जा रहे थे या धारूहेड़ा जा रहे थे, उन्होंने गुरुग्राम के अंदर प्रॉपर्टी बाय करने का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर समझा। तो अफोर्डेबल हाउसिंग की सेल भी काफ़ी हुई। जब अफोर्डेबल की सेल हुई तो यहाँ रेगुलर जो हाउसिंग है उसकी सेल में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। प्राइस रुके रह गए, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं आई। और अफोर्डेबल में जिसने बाय किया उनको एप्रिसिएशन मिली। करीब 20 से 25 लाख के बीच में 2 BHK मिलता था। और वही पोजीशन के आसपास, मतलब मैं 2018-19 तक की बात कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी करीब करीब 40 लाख के आसपास हो जाती थी। तो एक अच्छा खासा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भी गई और एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी लोगों को मिला। तो उस टाइम पे अफोर्डेबल हाउसिंग की खरीदारी भी काफ़ी हुई। लेकिन जैसे जैसे कीमतें बढ़ी, धीरे धीरे अब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आना नदारद हो गए हैं, क्योंकि लैंड प्राइस इतने बढ़ गए हैं और इस प्राइस के ऊपर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट निकालना बहुत ज़्यादा वाइबल नहीं रह जाता है डेवलपर के लिए। और फिर अगर उसी लैंड के ऊपर डेवलपर लग्जरी हाउसिंग बेच सकता है और कई गुना एप्लीकेशन मंगा सकता है, तो वो क्यों अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बेचेगा? क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं ये आप सब जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप क्या जानते हैं। तो ओवरऑल जो अफोर्डेबल हाउसिंग की स्टोरी थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई और डिमांड कोविड के बाद लग्जरी हाउसिंग की बढ़ती चली गई। जैसा मैंने बताया कि 2022 के आसपास करीब करीब 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट पहुंच गया था। और दिल्ली के लगते हुए सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिली। प्लॉटेड कॉलोनी की बात करें तो 99, 102, 108 और 109 इन्हीं एरियाज़ में प्लॉटेड कॉलोनी थी। 109 में तो ज़्यादातर विलाज ही बने हुए हैं। तो इन एरियाज़ में इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए आप देख सकते थे। बाकी मैक्सिमम एरियाज़ में ग्रुप हाउसिंग की स्टोरी चली। और जब प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा था 2013-14 के आसपास, नए ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं बिक रहे थे, तो उस टाइम पे डेवलपर्स ने यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग के लाइसेंस को कन्वर्ट करके दीनदयाल जन आवास योजना में अपने लाइसेंस को कन्वर्ट किया। उसके बाद प्लॉटेड कॉलोनी का दौर चला। प्लॉट्स भी यहाँ काफ़ी बिके क्योंकि टिकट साइज कम पड़ रहा था, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंदर प्राइस कैप था और दीनदयाल जन आवास योजना जो कि अफोर्डेबल प्लॉट्स कहे जाने थे, उसमें प्राइस कैप ना होने के कारण प्लॉट्स के रेट भी बेनतहा बढ़े। डेवलपर्स ने भी बेनतहा रेट पे लॉन्च किया और समय के साथ उनमें एप्रिसिएशन भी देखने को मिला। और आज जब हम अफोर्डेबल प्लॉट्स की बात करते हैं तो वो भी करीब करीब 1.5 से लेकर 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास मिलता है। तो बताइए वो प्लॉट्स अफोर्डेबल कैसे रह गए? तो वो डेवलपर जिन्होंने प्लॉट्स निकाले थे उन्होंने भी उसे माइग्रेट करके स्टिल प्लस 4 फ्लोर के अप्रूवल्स लेकर वहाँ पर फ्लोर वाइज भी अपार्टमेंट बेचे। तो वो ट्रेंड भी एक चेंज हुआ एक्सप्रेसवे के ऊपर, जहाँ शुरू में दीनदयाल जन आवास योजना पे प्लॉट बिके तो थोड़े दिनों के बाद वहाँ, मतलब 2020 के बाद की बात करें तो 2021 के आसपास के में वो दीनदयाल के जो प्लॉट्स थे वो फ्लोर बन के बिकना शुरू हो गए और सही मायने में वो एक अर्बन कंक्रीट जंगल के तौर पे सामने आ रहा है। तो वो बन तो गए, लेकिन 9 मीटर के रोड के ऊपर 4 फ्लोर्स बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होते। अगर इंडिपेंडेंट हाउस आप बना रहे हैं तो वो बहुत अच्छे लगेंगे आपको, लेकिन अगर 4 फ्लोर बनाए हैं और चारों अलग अलग लोग रह रहे हैं और पार्किंग जैसी सुविधा भी, तो ये एक कंजेस्टेड हाउसिंग बन के सामने आती है। और अब आप देख ही रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर लग्जरी हाउसिंग की स्टोरी इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स अब लग्जरी हाउसिंग ही आ रहे हैं। चाहे वो कोई भी डेवलपर है, उसे अब लग्जरी ही बनाना है, चाहे उसे पूरी डेफिनेशन उसकी पता भी है या नहीं पता। तो लग्जरी का ट्रेंड इस टाइम आ गया है। तो जब किसी भी प्रोजेक्ट को आप एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने समझने पड़ते हैं, तभी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी होती है। तो ट्रेंड में ना बहें, बहाव में ना बहें, चीज़ों को एनालाइज करें। और अगर एनालाइज करने में दिक्कत आ रही है तो मैं हूँ ना,
मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, लेकिन फ़ोन पे मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। आए मिलें, तब शायद मैं आपकी प्रॉब्लम को सही से समझ कर, क्योंकि जब तक मैं आपको नहीं समझूंगा तब तक मैं आपको क्या गाइड करूंगा। तब मैं आपको बेटर समझा सकता हूँ, आपके मतलब की चीज़ आपको गाइड कर सकता हूँ। और अब बारी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी की। जैसा मैंने बताया, द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो सिटी के तौर पे सामने आया है और कनेक्टिविटी चारों तरफ से इसकी खुल गई है। और यहाँ GMDA जिसने मास्टर सेक्टर रोड्स बनाए हैं, उसने मैक्सिमम सेक्टर रोड्स बना दिए हैं। 112 वाली सेक्टर रोड मुझे बनी हुई नहीं दिख रही है, लेकिन सेक्टर रोड की थोड़ी हालत खस्ता है। क्या हालत खस्ता है मुझे आप बताएं। ये मेरे को लगता है, क्या हो सकता है कि आपकी सोच अलग हो, आपको क्या लगता है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ में सर्विस लेन की बात करें तो सर्विस लेन अभी नहीं बनी है, जो कि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन हाँ, सेक्टर रोड्स टूटी फूटी भले ही हो, लेकिन काफ़ी हद तक बन गई है। तो सेक्टर रोड से प्रॉपर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में है, और अगर आपके प्रोजेक्ट में नहीं है तो वो भी मुझे बताइए। लेकिन यहाँ जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ के साथ में आ रहे हैं। तो यहाँ प्रोजेक्ट अच्छे होने के साथ साथ GMD को भी प्रॉपर कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। और यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी जिम्मेदारी है उसे अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे जिस हिसाब से एक माइक्रो सिटी के तौर पे सामने आया है, तो यहाँ पर ग्लोबल सिटी भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। मतलब यहाँ अगर डेवलपर चाहे तो वो बात और है कि ऑक्शंस में HSIDC को बायर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि प्राइस में बायर कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। और बड़े प्लॉट साइज में अगर ज़्यादा टिकट साइज बने, मतलब ज़्यादा की प्रॉपर्टी बनती है, तो कई बार कंफर्टेबल नहीं होते। यहीं सेक्टर 80 में जो HSIDC ने छोटे प्लॉट्स निकाले, उसमें कई डेवलपर्स ने इंटरेस्ट लिया और ऑक्शन में वो प्रॉपर्टी बिकी भी। लेकिन ग्लोबल सिटी में अभी तक बायर्स नहीं आए हैं, लेकिन वहाँ इंफ्रा डेवलपमेंट करना HSIDC ने शुरू कर दिया है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए मैं कहूँगा। ग्लोबल सिटी में हाइट की रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है, मतलब डेवलपर चाहे तो यहाँ बुर्ज खलीफा के तौर के ऊपर नई बिल्डिंग बना सकते हैं, और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर के तौर पर ये एरिया सामने आ रहा है। मतलब अर्बन लिविंग विद वर्ल्ड क्लास एमिनिटी और कनेक्टिविटी के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे नज़र आ रहा है। और यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी है वो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ दिख रही है। वहाँ पर अब मुझे लगता है कि यहाँ अथॉरिटीज़ को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने की ज़रूरत है, क्योंकि ओला उबर ने यहाँ लोगों के जीवन ज़रूर आसान किया हुआ है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया के लिए बहुत मैंडेटरी होता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल सिटी के पास में यहाँ एक ISBT भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उससे यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुझे लगता है कि फ्यूचर में बहुत अच्छी होने वाली है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ पर अब आने वाले टाइम में दिखता है, तो इससे रेजिडेंट्स की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। थोड़ा सा और प्रकाश डालें पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ जैसे मैंने बताया पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में चैलेंजेस हैं। तो यहाँ इन चैलेंजेस को दूर करने की ज़रूरत है। अगर ये दूर होते हैं तो रेजिडेंट्स जो यहाँ अब शिफ्ट हो रहे हैं, खासकर जैसे मैंने बताया कि द्वारका के रेजिडेंट्स भी जिन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी ली है और जो एमिनिटीज़ के साथ में प्राइवेट डेवलपर की ग्रुप हाउसिंग में रहना चाहते हैं, उनको एमिनिटीज़ मिल पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिफ्ट हो पाएंगे। वैसे जो दिल्ली के लगते हुए सेक्टर्स हैं या थोड़ा आगे भी बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे करीब करीब प्रोजेक्ट्स में 75 to 80% की ऑक्यूपेंसी है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि मतलब यहाँ एंड यूज़र्स चाहे वो भले ही टेनेंट क्यों ना हो, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब आसपास में काम करने वाले लोग यहाँ पे रहना पसंद कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइड में इस नोट को मैं देखता हूँ। तो ये तो थी द्वारका एक्सप्रेसवे एक माइक्रो सिटी के तौर पे कैसे उभरा, कैसे प्राइवेट डेवलपर आए, कैसे मास्टर प्लान आया, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ
और क्या ज़रूरत यहाँ पर है, और क्या ज़रूरत आप देखते हैं, क्या चीज़ की कमी देखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हमारे वीडियोस बहुत सारी अथॉरिटीज़ भी देखती हैं, उनको भी ये मैसेज पहुँचे कि आखिर क्या कमी है इस बेल्ट के ऊपर। हो सकता है मुझसे भी कुछ चीज़ें छूट गई हों, लेकिन आप मत छोड़िए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जिससे अथॉरिटी जगे और बाकी व्यूअर्स भी देख रहे हैं वो भी समझ पाए। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।